मुझे समझ नहीं आता कि जिस प्रकार से चुनाव आयोग पे भारत में पिछले 10 सालों में आरोप लगे हैं, इससे पहले कभी इतने गंभीर आरोप और इस तरह की प्रतिक्रियाएँ आई। एजेंसी पे ऐसा नहीं है, जो हमारी एजेंसियाँ हैं, जिनको हम कहते हैं कि वो इंडिविजुअल संस्थाएँ हैं, उनके ऊपर कभी आरोप नहीं लगे। कांग्रेस के ज़माने में ही इसी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये एजेंसियाँ जो हैं, ये सरकार का तोता है। आपका तोता क्या, अब तो सब कुछ वो कौवा, मैना और जो है बाज सब बन चुके हैं सरकार के। तो ये इस तरह की संस्थाएँ हैं, लेकिन इस संस्थाओं के ऊपर इस तरह का आरोप लगना, संस्थाओं के ऊपर इस तरह की चीज़ें उठना, ये भी दुर्भाग्यपूर्ण है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। भारत में सियासी माहौल पहले से बना था। इस बीच आरएसएस को बैन करो की डिमांड उठ गई और ये डिमांड अमेरिका से उठी। हालांकि ये कोई पहली बार नहीं है, लेकिन मांग उठी है। कब उठी है ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 29 तारीख को न्यूयॉर्क अमेरिकी दौरे पर मोहन भागवत जी रहने वाले हैं और उससे पहले ये कहा गया है कि आरएसएस को बैन कर दिया जाना चाहिए। और ये कहा गया है यूएस सीआईआरएफ की तरफ से, जिसके चेयरमैन आसिफ महमूद हैं, जो कि पाकिस्तानी मूल के हैं। तो क्या अमेरिका की स्वतंत्र सरकारी संस्था की तरफ से आरएसएस को बैन किया जाना किसी साजिश का हिस्सा है, या फिर ये सोची समझी रणनीति है भारत पे दबाव बनाने के लिए, या फिर इसके पीछे और क्या फैक्टर्स हो सकते हैं? करेंगे बात। केपी मलिक जी बृहस्पतिवार हमारे साथ जुड़े हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत-बहुत धन्यवाद हिमांशु जी, आपका भी और हमारे दर्शकों का भी बहुत-बहुत आभार। दर्शकों के अच्छे कमेंट आ रहे हैं, मैं आशा करता हूँ कि वो अपनी टिप्पणी और कमेंट करते रहेंगे। जी। सर, टिप्पणी तो आई है और विरोध भी आया है, और वो विरोध जो है आरएसएस का है, मोहन भागवत का है, उस संस्था पर बैन लगाने का है। कहा यह जा रहा है कि अल्पसंख्यकों के खिलाफ जो है काम किया जा रहा है, और अमेरिका जो है इस पर जो है, जो उनकी संस्था है यूएससीआईआरएफ, उसकी तरफ से ये मांग की गई है। और ऐसा तब किया गया है जब अमेरिकी दौरे पर मोहन भागवत जाने वाले। तो क्या ये प्रयोग है, संयोग है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की और ट्रंप की जो रिलेशन थे, जो गर्मियां थी, आपस में सरगर्मी थी, वो धीरे धीरे जिस तरह से ठंडी पड़ रही है, क्या उसका ये नतीजा है, या फिर कुछ और फैक्टर्स भी हैं जो आरएसएस को इस तरह से फिर से लाइमलाइट में लाकर एक तरह से टारगेट करने की कोशिश की जा रही है? किस तरह से देख रहे हैं सर इसको? देखिए हिमांशु, अगर आप देखें, ये मोहन भागवत जी का कोई पहला दौरा नहीं है विदेश में या अमेरिका में। उससे पहले भी वो जाते रहे हैं और पिछली बार मेरे ख्याल से 2018 में वो गए थे। तब भी वहाँ उनके लगातार उद्बोधन हुए थे और ये विदेशों में जाते रहते हैं। 25 तारीख से इनका दौरा शुरू होगा, इसमें अमेरिका, कनाडा और कई जगह जाएँगे और 29 तारीख को ये न्यूयॉर्क में जाएँगे। तो वहाँ की जो एक संस्था है, धार्मिक संस्था है, उसको कहते हैं कि इंडिविजुअल है, लेकिन ये इंडिविजुअल-पिंडिविजुअल तो कुछ होता नहीं है, आप जानते हैं। संस्थाएँ किस प्रकार से काम करती हैं, भारत में किस प्रकार से कर रही हैं, वो भी आपको पता है। तो ये आपकी बात सत्य है कि ये इसमें एक चीज़ हो सकती है कि ये ट्रंप का नया पैंतरा हो कि भारत पे दबाव बनाया जा सके। क्योंकि उनको ये पता है कि भारत में जो आज सरकार है, जिस दल की सरकार है, वो आरएसएस के तहत ही आता है। और आज की डेट में वो जो दल है, वो काफ़ी दबाव में है, अंदर-बाहर से दबाव में है। तो उस पे उसका फ़ायदा उठाने के लिए और अपने हितों को साधने के लिए अमेरिका ये पैंतरा कर सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि अमेरिका हर पैंतरे को लागू करने की कोशिश करता है। वो पीछे नहीं हटता किसी चीज़ में, चाहे उसको कुछ भी करना पड़े। तो ये एक एंगल हो सकता है कि जानबूझ के इस तरह का विरोध कराया जाए और फिर उस पर दबाव बनाने की कोशिश की जाए। अगर मोहन भागवत जी का विरोध होगा तो ये देश में, दुनिया में खबर फैलेगी और उससे कहीं न कहीं एक दबाव भारत पे पड़ेगा, ये निश्चित है। तो ये भी एक वो सोची-समझी साजिश जो है अमेरिका की हो सकती है, ट्रंप का पैंतरा हो सकता है, मैं ये मानता हूँ। जी। हम्म। अच्छा, आरएसएस को बैन करना या फिर इस तरह की जो चीजें हैं, इस तरह की मांग है, ये बहुत पुराने समय से भी उठती आई है। ऐसा नहीं है कि कोई ये नई चीज है। लेकिन सवाल ये है कि सिर्फ प्रेशर में लिया जाना इसका मकसद है, या फिर कोई और मकसद भी है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो सीधे तौर पे ये आरोप लगाती है कि विदेश में बैठे हुए कुछ लोग हैं जो भारत के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। सरकार के लिए अगर वो कुछ बोलते हैं तो वो सीधे देश के खिलाफ हो जाता है।
और देश में भी कुछ लोग अगर आवाज उठाते हैं तो उसको भी देश विरोधी, सरकार विरोधी, मोदी विरोधी बता दिया जाता है। तो बड़ी पतली सी लाइन है दोनों के बीच में कि कौन सी बात देश के विरोध में है या हमारे हितों में होनी चाहिए, जबकि उसको जो है खिलाफ हमारे इस्तेमाल किया जा रहा है। जबकि असल में कुछ लोग ऐसे हैं जो हित चाहते हैं असल में, इसीलिए सवाल खड़े करते हैं, इसीलिए कहते हैं, इसीलिए बोलते हैं। तो बहुत बारीक सी लाइन है, उसको समझना बड़ा मुश्किल है सर। देखिए हिमांशु, दो चीजें हैं। एक तो ये है कि जो मोहन भागवत जी का विरोध अमेरिका में हो रहा है, वो जो संस्था कर रही है, उस संस्था में कौन कौन जुड़े हुए हैं, वो भी एंगल है। और जो बताया गया कि सबसे मुखर होके बोल रहे हैं वो डॉक्टर हैं, और पाकिस्तान के चेयरमैन कोई। आसिफ महमूद, वो पाकिस्तानी मूल के हैं। पाकिस्तान वाले भारत के लिए अच्छा तो नहीं बोलेंगे खैर। तो इसलिए इसलिए भी एक ये एंगल हो सकता है, और इसको भारत ये कहकर नकार सकता है कि कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और मैं भी समझता हूं कि पाकिस्तान के अगर कोई है, पाकिस्तान मूल के हैं और वहां पे संगठन में अच्छे पद पे हैं, तो वो भारत की तारीफ करेंगे, ये तो उम्मीद नहीं की जा सकती। तो इसलिए उसका फायदा अमेरिका की राजनीति उठाने की कोशिश कर रही होगी, ये तो एक पैंतरा है। दूसरी बात आप ये करते हैं कि भारत में जिस प्रकार से आप देखते हैं कि भारत में एकाएक विरोध होना शुरू हुआ है। मेरी जानकारी में मुझे नहीं लगता पहले किसी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का इस तरह का विरोध किसी यूनिवर्सिटी में, किसी संस्थान में हुआ हो, जो हमने पहली बार देखा है। मुझे समझ नहीं आता कि जिस प्रकार से चुनाव आयोग पे भारत में पिछले 10 सालों में आरोप लगे हैं, इससे पहले कभी इतने गंभीर आरोप और इस तरह की प्रतिक्रियाएं आई हो। एजेंसी पे ऐसा नहीं है, जो हमारी एजेंसियां हैं जिनको हम कहते हैं कि वो इंडिविजुअल संस्थाएं हैं, उनके ऊपर कभी आरोप नहीं लगे। कांग्रेस के जमाने में ही इसी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये एजेंसियां जो हैं, ये सरकार का तोता है। आपका तोता क्या, अब तो सब कुछ वो कौवा, मैना और जो है बाज सब बन चुके हैं सरकार के। तो ये इस तरह की संस्थाएं हैं, लेकिन इस संस्थाओं के ऊपर इस तरह का आरोप लगना, संस्थाओं के ऊपर इस तरह की चीजें उठना, ये भी दुर्भाग्यपूर्ण है। दूसरी बात यह है कि आप जिस प्रकार से देख रहे हैं, कहीं न कहीं इन चीजों को धार्मिक नजरिए से भी देखा जा रहा है, धार्मिक चश्मे से भी देखा जा रहा है। भारत को माना जाता है कि भारत इतने धर्मों का, विभिन्न संस्कृति का देश है, और उस देश में जिस प्रकार से अभी तक सब एक साथ रहते थे, कहीं न कहीं एक जहर घोलने का काम कुछ सियासी दल अपने हितों को साधने के लिए करते हैं। तो उसका फायदा विदेशी ताकतें भी उठाती हैं और उठाती रही हैं, ऐसा नहीं है। और आगे भी वो इन हरकतों से बाज आएँगी, ये कैसे कहा जा सकता है? वो तो देखेंगे, अगर हमारे देश में इस तरह के हालात होंगे तो वो अपना फायदा उठाने की कोशिश करेंगे, चाहे हमारे पड़ोसी देश हों और चाहे दुश्मन देश दूर बैठे हों। तो ये सारी चीजें चलती रहती हैं, लेकिन हम उसके लिए कितना तैयार हैं, हम उसके लिए क्या कर रहे हैं, हमारी क्या तैयारियां हैं, देश को किस ओर हम लेके जा रहे हैं। हमारे अंदर जो दूसरे जो सियासी दल हैं, आपस में हो सकता है उनके कोई मतभेद हो, मनभेद हो, लेकिन क्या राष्ट्र के मामले में वो एक साथ खड़े हैं कि नहीं खड़े हैं? क्या प्रक्रिया चल रही है देश में? क्या ये जो मामला है, इस तरह का इतना बारीक मामला हो गया है, इसमें दूसरे जो सियासी दल हैं उनकी प्रतिक्रिया क्या है? तो बहुत सारी चीजें देखने वाली हैं। तो इसलिए अभी कई सारी चीजें ऐसी हो रही हैं देश में, जो हम जैसे लोगों को तो समझ में आ ही नहीं रही हैं, बाकी लोगों को भी समझ में नहीं आ रही हैं। अब ये जिस प्रकार से मोहन भागवत जी का विरोध हो रहा है, इसको किस एंगल से देखा जाए? क्योंकि देश में भी जिस प्रकार की प्रतिक्रिया आई है, जिस प्रकार का विरोध हो रहा है, चाहे वो छात्र हों, चाहे वो जंतर-मंतर की बात हो, चाहे सरकार पे आरोप हो। अब आपने देखा कि एकाएक जो है अभिजीत दीपके ने नया वीडियो बना दिया और नई बात कर दी है कि 850 करोड़ के लगभग जो प्रधानमंत्री फंड में रखा हुआ है, पीएम केयर फंड आपने बनाया था इमरजेंसी के लिए, उसका कोई हिसाब ही नहीं दे रहे आप। आप बता ही नहीं रहे कि ये सरकारी है, निजी है, क्या है? कोई आरटीआई में आप जवाब नहीं दे रहे, कोई वक्तव्य नहीं दे रहे। उन्होंने ये भी सवाल उठाया कि भाई अगर ये 8.5 करोड़ 8,500 करोड़ रुपया रखा है और स्कूलों की छत टपक रही है, छज्जे गिर रहे हैं, बच्चे परेशान हैं, पानी नहीं है, तो क्या इस फंड को स्कूलों में यूज किया जा सकता है क्या? दूसरी बात ये है कि हमारा धार्मिक आस्था का केंद्र जो राम मंदिर है, उस पे इतने सवाल उठ रहे हैं। तो कहीं न कहीं जो आज की डेट में सत्ताधारी दल है, वो भी घिरा हुआ है, और कहीं न कहीं आरएसएस भी इससे बचा हुआ नहीं है। क्योंकि आरएसएस की संस्था विश्व हिंदू परिषद है। विश्व हिंदू परिषद के चंपत राय, अनिल मिश्रा मंदिर पे कब्जा करके बैठे हुए हैं। तो उनके उनके नेतृत्व में चोरी हो रही है।
और उनको एसआईटी पाक साफ बता देती है। तो भले ही आप कागजों में उनको पाक साफ बता दें, लेकिन जनता के मन में तो अभी उनकी कड़वाहट साफ नहीं हुई है। जनता के मन में तो ये सवाल खड़ा हुआ है कि भई आप वहाँ अगर मजबूती से बैठे हुए हैं, तो कैसे हिम्मत नीचे के आदमी की हो जाएगी कि आप चोरी कर लें? और जब आपके खिलाफ इतने तथ्य आए हैं, लोगों ने चैनलों पे बैठ के कहा है, आपको सारी चीज़ें आपके साथ हैं, ज़मीनों के कागज़ निकल के आ रहे हैं, दूसरी चीज़ें आ रही हैं और एकाएक आपको क्लीन चिट मिल जाती है, तो ये लोगों के गले नहीं उतर रहा है। तो जिस प्रकार से हम्म। देश में विरोध चल रहा है, उसके मौके को भुनाते हुए विदेशों में भी इस तरह की साजिश हो रही है कि हमारे जो लोग जाएँगे, उनका विरोध करो। तो विरोध कहीं न कहीं सुर्खियाँ बनेगा, कहीं न कहीं खबरें बनेगा, ये सोच के भी चीज़ें हो सकती हैं। जी। जी। सर एक चीज और हो रही है देश में, अचानक से चीनी के रेट बहुत तेजी से भाग रहे हैं और इस चीनी के रेट भागने को लेकर सियासत भी हो रही है। अरविंद केजरीवाल सीधे तौर पे आरोप लगा रहे हैं कि ये जो फॉरेन एक्सचेंज बचाने के लिए गन्ने से एथेनॉल बना रहे हैं, इसी वजह से ये चीनी के दाम बढ़ रहे हैं और जैसे जैसे ये प्रक्रिया और आगे बढ़ेगी वैसे वैसे चीजें और खराब होती चली जाएंगी। तो मतलब महंगाई पर वैसे ही कंट्रोल नहीं था गवर्नमेंट का, हम देख ही रहे हैं हर चीज महंगी हो रही है। अभी पेट्रोल आपने महंगा तो कर दिया, कहा युद्ध है युद्ध है, खाड़ी देशों के बीच में जो है सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, अब ये है वो है करके आपने जो है जो पेट्रोल था डीजल था उसके दाम बढ़ा दिए। अब वहां जब सामान्य परिस्थिति हो गई तब आप कम तो कर नहीं रहे, तो महंगाई तो वैसे ही हम आम आदमी पर जो है पड़ती जा रही है। फिर और चीजें भी और पॉलिसीज जो आपकी हैं वो और चीजों पर इंपैक्ट डाल रही है। तो फिर इसको किस तरह से देखा जाए? मतलब विदेश में बैठा हुआ कोई व्यक्ति सवाल खड़े करता है तो हमको लगता है चलिए ठीक है, हम यहाँ जूझ रहे हैं, हमारी समस्या का समाधान क्या है? ये राजनीतिक घमासान जिसमें इधर से केजरीवाल बोलेंगे उधर से कोई और बोलेगा, क्योंकि अमित शाह जी तो कह रहे हैं कांग्रेस ने वंदे मातरम पूरा नहीं गाया तो वो देश विरोधी हैं। अब देश विरोधी कांग्रेस हो गई सिर्फ वंदे मातरम ना गाने से, लेकिन महंगाई के दलदल में हमको डाल के पीसा जा रहा है, गन्ने गन्ने के उसमें डाल के हमको जो है हमारा जूस निकाला जा रहा है, हमारा खून निकाला जा रहा है, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? वो गन्ने का कोल्लू होता है जिसमें गन्ने को पेला जाता है जी सर। और जूस निकाला जाता है, तो कोल्लू में आपको पेला जा रहा है। हम्म। देखिए, इसमें हिमांशु क्या है कि गन्ने की बात करें, आप चीनी की बात करें, मैं तो गन्ना बेल्ट से आता हूँ, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से, खूब लिखता भी हूँ। अभी भी मैंने एक आर्टिकल लिखा है, हालाँकि उसको प्रिंट करने में कई लोगों को दिक्कत हो रही है, उस पे घमासान चल रहा है, हो सकता है 1 आध दिन में प्रिंट हो, ना हो। आप दुर्भाग्य देखिए, चीनी के रेट महँगे हो रहे हैं। चीनी मिलें एथेनॉल एथेनॉल बना के पैसा कमा रही हैं। इसके अलावा कम से कम 2 दर्जन अन्य उत्पाद बनते हैं। उसमें बगास से गत्ता बनता है, जो दूसरी चीज़ें होती हैं उससे किसी से स्पिरिट बनती है, बिजली बनती है, दुनिया भर के प्रोडक्ट बनते हैं। 2 दर्जन प्रोडक्ट गिनाना मेरे लिए भी यहाँ आसान नहीं होगा। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी अभी भी कई शुगर मिलें ऐसी हैं, जो किसान का भुगतान नहीं कर रही। बकाया भुगतान अभी नहीं हो रहा है, किसान पैसे के लिए तरस रहा है। पहली बात तो ये है कि उसको गन्ने के वाजिब दाम ही नहीं मिल रहे, उसकी कॉस्ट ही निकल रही है उसके प्रोडक्ट की। और उसका दुर्भाग्य देखिए आप, कोई भी निर्माता, कोई भी फैक्ट्री वाला आदमी, कोई भी व्यापारी अपना प्रोडक्ट बनाता है, तो वो उसकी कीमत खुद तय करता है। समोसा बनाने वाला भी अपने समोसे की कीमत तय करता है और वो ये कहता है कि भई ये समोसा बनाने में मुझे ₹8 का खर्चा आया है, मैं ₹2 का प्रॉफिट लेके इसको ₹10 का बेचूँगा। तो वो कीमत तय कर देता है और वो ₹10 का समोसा बेचता है। यहाँ किसान का दुर्भाग्य देखिए कि गन्ने का दाम तय करने के लिए सरकारें तय करती है। कुछ केंद्र सरकार करती है, कुछ यूपी सरकार करती है। किया तो ये इसलिए गया था कि भई एक राहत किसान को मिले और एक निश्चित फिक्स एक रेट हो जाए ताकि उससे नीचे कोई व्यापारी ना खरीद पाए और किसान का नुकसान ना हो। लेकिन इसी को शुगर मिलों ने, इसी को सरकारों ने हथियार बना लिया है। अब आज गन्ने का रेट लगभग ₹500 ₹450 ₹500 है। उसमें उसकी कॉस्ट नहीं आ रही है। 550 ₹600 तो गन्ना की कॉस्ट आती है, उसमें बिजली है, डीज़ल है, पानी है, किसान की मेहनत है, केमिकल है, फर्टिलाइज़र है, ज़मीन की कॉस्ट है, सारा कुछ अगर आप जोड़ेंगे करीब ₹600 बैठता है। ले रहे हैं आप 550 में, तो किसान को मिलेगा क्या? दूसरी बात, उसमें भी उसको भुगतान नहीं मिल रहा है।
इलाहाबाद हाई कोर्ट का सीधा निर्देश है कि अगर आप 15 दिन के अंदर 14 दिन के अंदर भुगतान नहीं करते हैं तो 15% ब्याज आप किसान को देंगे। उसकी भी लड़ाई किसान लड़ रहा है कोर्ट में, वो भी नहीं दे रहे। तो ये तो हो गया सरकार की तरफ से। अब दूसरा क्या है कि ये नॉर्मली होता है कि जैसे त्योहारी सीजन शुरू हो रहा है अभी, तो इसमें चीनी के 2-4 रुपए 2-3% चीनी के रेट लगातार बढ़ जाते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन हैरानी की बात ये है कि आज की ही खबर है कि चीनी के रेट 30% तक बढ़ गए। जो चीनी 50 के आसपास घूम रही थी, वो 65 पे पहुंच गई है। तो लगभग 30% रेट आपने एकाएक बढ़ा दिए हैं और फिर जब आप इसकी बारीकी से जांच पड़ताल करते हैं, विश्लेषण करते हैं, तो आपको समझ में आता है कि इसका एक मुख्य कारण ये भी है कि जो आप E20 के पीछे पड़े हुए हैं, एथनॉल के पीछे पड़े हैं बनाने के लिए, वो एथनॉल भी इसी चीनी से और इसी शुगर मिलों से बनाया जा रहा है और उनको उसमें सरकार की जो सब्सिडीज है, वो खाने का मौका चीनी मिलों को मिल रहा है। प्रॉफिट नहीं हो रहा है इसमें, क्योंकि प्रोसेस में बहुत ज्यादा पैसा खर्च हो रहा है, प्रोसेस में बहुत ज्यादा संसाधन खर्च हो रहे हैं, फायदा नहीं है। लेकिन सरकार की सब्सिडी दी हुई है, उस सब्सिडी को हजम करना है, इसलिए चीनी मिलें इथेनॉल पे ज्यादा ध्यान दे रही, चीनी पे कम दे रही है। दूसरा क्या है, गन्ने का उत्पादन पिछले दिनों कम हुआ है मौसम की वजह से, दूसरी परेशानियों की वजह से। तीसरी चीज ये है कि धीरे-धीरे गन्ना किसान का भी मोहभंग होता जा रहा है गन्ने से, क्योंकि इसमें मेहनत बहुत ज्यादा है, कोस्ट निकलती नहीं है, तो वो अन्य फसलों की तरफ भी मूव कर रहा है। बहुत सारे कारण हैं। अब इसको देखते हुए सरकार क्या निर्णय लेगी? सरकार ने चीनी के एक्सपोर्ट पे तो पहले ही प्रतिबंध लगाया हुआ है। तो अब क्या चीनी आयात करेगी या एथनॉल में कुछ बदलाव करेगी? और एथनॉल का आप देखिए कि जो ढिंढोरा ये पीट रही थी सरकार कि एथनॉल आ जाएगा, पेट्रोल के रेट सस्ते हो जाएंगे। पेट्रोल के रेट तो सस्ते नहीं हुए, गाड़ी वालों की बैंड उल्टा बजा दी और कितना विरोध एथनॉल का हो रहा है यहाँ पे। उसके बावजूद अगर एथनॉल बन रहा है और मैंने जैसा कि आपको कहा ये सब सब्सिडी का खेल है और ये बहुत दिनों तक चलने वाला नहीं है। तो इसलिए ये सरकार की नीति, इसका विरोध हम इसलिए करते हैं और विरोध करते हैं तो फिर हम भी देशद्रोही की श्रेणी में आ जाते हैं। या तो जयकारा बोलते रहिए। अरे भाई आप कह रहे थे ना कि एथनॉल आने से 15-20 रुपए लीटर पेट्रोल बिकने लगेगा, तो बताइए कहाँ है? हम कह रहे हैं 15-20 रुपए ना बिके, उसको 3 गुना बढ़ा दीजिए आप। 50 रुपए पेट्रोल ही दे दीजिए इथेनॉल के साथ मिला के। कहाँ है? कहीं नहीं है। और जो एथनॉल आप बेच रहे हैं उससे शिकायत है आपके पास, अंबार लगा हुआ है गाड़ियाँ खराब होने का। तो ये जो खेल चल रहा है जनता के साथ, उसको महँगाई में पहले ही जनता पिस रही है। अब वो चीनी खरीदेगी, त्योहारी सीज़न है, मजबूरी में भी कई लोगों को मिठाइयाँ और चीनी खरीदना पड़ेगा, तो उनका क्या हाल होगा इस महँगाई के सीज़न में? सरकार की कोई सोच है क्या इस तरफ? सरकार तो बता रही है कि वंदे मातरम करो। अगर वंदे मातरम नहीं करोगे, तो फिर आपको जो है जुर्माना लगेगा, आपको सज़ा मिलेगी। कांग्रेस वंदे मातरम नहीं कर रही है, वो देशद्रोही है, देश विरोधी है। तो आप हमें उलझाए रखिए वंदे मातरम में और ना आप मंदिर चोरी पे कुछ बोलिए, ना आप जो छात्र आंदोलन कर रहे हैं उस पे कुछ बोलिए, ना आप देश में जो महँगाई आसमान छू रही है उस पे कुछ बोलिए। आप हमें वंदे मातरम में उलझाए रखिए। तो ये हम्म। सब डाइवर्ट करने की नीति है, ये सरकार की नीति लोगों को समझ में आने लगी है, इसीलिए भयंकर विरोध हो रहा है, मैं आपको बताऊँ। उत्तर प्रदेश के चुनाव में कई सारी तस्वीर आपको देखने को मिलेंगी। जी। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो कुल मिलाकर देश में और विदेश में भी हलचल तेज है। आप किस तरह से देख रहे हैं इन विषयों को कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।